नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने बुधवार को कहा कि अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत में धार्मिक आज़ादी को दबाया जा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि अमेरिका आम चुनाव के दौरान भारत को अस्थिर करना चाहता है। मारिया ज़खारोव ने कहा कि धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के संबंध में नई दिल्ली के खिलाफ अमेरिका द्वारा बार बार लगाए गए निराधार आरोप वॉशिंगटन की मानसिकता और भारत के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समझ की स्पष्ट कमी का संकेत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसी कार्रवाइयां एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत के प्रति सम्मान की पूरी कमी को दिखाती हैं और ये भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप जैसा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने कहा कि इसका मकसद भारत में होने वाले आम संसदीय चुनाव को जटिल बनाने के लिए भारत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की अमेरिकी कोशिश है। उन्होंने कहा कि यूएसए नई दिल्ली के खिलाफ नियमित रूप से निराधार आरोप लगा रहा है। हम देख रहे हैं कि वे न केवल भारत बल्कि कई अन्य देशों पर भी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करने का आधारहीन आरोप लगाते हैं। ये यूएसए की मानसिकता की गलतफहमी का प्रतिबिंब है। ये भारत का एक देश के रूप में अनादर करना हुआ। खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को कथित तौर पर मारने में भारत की कथित भूमिका पर भी रूस की प्रवक्ता ने बयान दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक खालिस्तानी आतंकवादी की कथित हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच क्या डिबेट हो सकती है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जस्टिस लोकुर, जस्टिस शाह और एन राम ने एक निमंत्रण पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता सभी मुद्दों पर डिबेट करें, जिससे जनता भी सुन पाएगी और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एन राम ने पत्र को ट्वीट कर लिखा है कि इस चुनाव और उससे आगे के मुद्दों पर एक सभ्य और सार्थक बहस के लिए इस निमंत्रण को ना चूकें। हम तीनों की ओर से एक निमंत्रण जो अभी पीएमओ और श्री राहुल गांधी के कार्यालय को दिया गया है। इस पत्र को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा है कि अच्छा विचार है। मुझे भी आशा है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इस बहस पर सहमत हों। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस लोकुर, जस्टिस शाह और एन राम को धन्यवाद किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगामी हार को देखते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं। जब खुलासा कर ही दिया तो अब क्या डरना, कराइए जांच, अपने मित्रों के यहाँ छापे डलवाइए। विडंबना ऐसी है कि प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी और चरण चुंबक मीडिया को भी सांप सूंघ गया है, सुनाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। ये तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी, हार मोदी जी की एजेंसी को भी दिख रही है, इसीलिए वो लोग कार्रवाई नहीं किए। लेकिन आप डरिए मत, जांच कराइए, हम आपका साथ देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर किए गए खुलासे ने पूरी बीजेपी और सरकार में हड़कंप मचा दिया है। सबको लग रहा है कि हार से घबराकर अगर मोदी अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं। सरकार में सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा है कि कल पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे। ये और कुछ नहीं है, 3 चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी को हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि वो अपने पूंजीपति मित्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस लेंगे। अरे बताओ, जिसको वैक्सीन लग गई उससे कैसे वापस लोगे? फोटो क्यों गायब हो गई है? वैक्सीन ठीक थी तो उन्होंने अपनी फोटो क्यों हटा दी? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा गवर्नर को सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने और राष्ट्रपति शासन की मांग किए जाने के मुद्दे पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी भी अपना डेलीगेशन लेकर गवर्नर से मिलेगी। कांग्रेस के 30 के 30 विधायक इकट्ठे हैं। सरकार 3 विधायकों के कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर तुरंत नए सिरे से इलेक्शन करवानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक जनता पार्टी को राज्यपाल के सामने अपने 10 के 10 विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। वर्तमान में 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक जजपा के पास हैं। 3 निर्दलीयों ने कांग्रेस का समर्थन किया है।
एक विधायक बलराज कुंडू व इनेलो नेता अभय चौटाला भी सरकार के खिलाफ हैं। इसी प्रकार 45 विधायक सरकार के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले केएल शर्मा को उतारने का ऐलान किया था। केएल शर्मा से गुरुवार को प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतारने पर सवाल किया गया। केएल शर्मा ने कहा कि मैं 41 साल से दोनों क्षेत्र देख रहा हूं। यहाँ के लोगों के मन के अंदर गांधी परिवार बैठा हुआ है। गांधी परिवार का जब भी कोई सदस्य लड़ता है तो दूसरा सदस्य उसे लड़ाता है। केएल शर्मा बोले, राहुल जी उधर जब लड़ रहे हैं तो प्रियंका जी दोनों चुनाव लड़वा रही हैं, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, हम उसी हिसाब से लड़ रहे हैं। ये सही है, ये उनका क्षेत्र है। अतीत में कैप्टन सतीश शर्मा भी आए थे, फिर जब सोनिया जी को लड़ना था तो उन्होंने तत्काल इस सीट को सौंप दिया था। ऐसी परिस्थिति कभी आई तो मैं भी यही करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे प्रयास में है कि सीएम किसी तरह जेल से बाहर आ जाएं, वहीं ईडी ने अब कोर्ट के सामने हलफनामा पेश कर बेल ना देने के पक्ष में तर्क दिए हैं। ईडी का कहना है कि अंतरिम बेल से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है कि किसी को इस बिना पर बेल दे दी जाए। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात के लोकसभा क्षेत्र दाहोद के एक पोलिंग बूथ पर फिर से वोट डाले जाएंगे। दाहोद की संतरामपुर के प्रथमपुर स्थित बूथ संख्या 220 पर 11 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला उस बूथ पर वोटिंग के दौरान हुई अनियमितताओं को देखते हुए लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वोटिंग के दौरान एक स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा प्रथमपुर पोलिंग बूथ के अंदर घुस गया था। आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे विजय भाभोर ने ईवीएम को कैप्चर कर सोशल मीडिया पर लाइव भी किया। वीडियो में विजय भाभोर को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता था, ईवीएम मेरे पिता की है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बताया जाता है कि शिकायत होने के बाद विजय भाभोर ने वीडियो डिलीट कर दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के लिए प्रचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उन्होंने भाजपा सांसद की जीत सुनिश्चित की तो वो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। शाह ने कहा कि हर जगह लोगों की मांग है कि उनके सांसद को मंत्री बनाया जाए। खीरी के लोगों, हमने आपको पहले ही मंत्री दे दिया है। अजय की जीत सुनिश्चित करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। बता दें, अक्टूबर 2021 में किसान आंदोलन के दौरान 4 किसानों और एक स्थानीय पत्रकार की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के मामले में अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मुख्य आरोपी है। आशीष फिलहाल जमानत पर बाहर है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी से कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित यौन शोषण के कारण क्षेत्रीय पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन प्रभावित नहीं होगा। इस रिपोर्ट को शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने में सबसे आगे हैं गृह मंत्री, नहीं वोट पाने के लिए सबसे आगे हैं मंत्री जी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा का एक ही काम महिलाओं को प्रताड़ित करना, आरोपियों को सुरक्षित रखना। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद का कहना है कि मायावती पार्टी के सर्वसम्मान्य नेता हैं और उनका फैसला स्वीकार है। आकाश आनंद ने कहा कि आदरणीय बहन मायावती, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आकाश आनंद ने कहा, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। राजदीप सरदेसाई के ब्रजभूषण का लिए इंटरव्यू का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें राजदीप पूछते हैं कि मोदी जी अभी आपके नेता हैं क्या? तो ब्रजभूषण कहते हैं हाँ हैं। फिर राजदीप पूछते हैं कि योगी जी अभी आपके नेता हैं? इस पर ब्रजभूषण कहते हैं मोदी जी हैं। योगी जी पर जो मन लगाना हो लगा लीजिए। लोग इसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से आपको यूपी की राजनीति समझ जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी समय पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति योगी जी के खिलाफ चाणक्य का मोहरा है, जिससे देवी पाटन मंडल में उनके प्रभाव को काटा जा सके। उन्होंने भी योगी सरकार के विरुद्ध खूब बयानबाजी की है, मगर केंद्र की शह पर बचे हुए हैं, अन्यथा अब तक नाप दिए जाते। बाकी लोग भी इस वीडियो को शेयर कर काफी कुछ कह रहे हैं। संदेशखाली मामले में एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। जिस महिला ने टीएमसी नेता पर रेप का आरोप लगाया था, उस केस को ही वापस ले लिया गया है। असल में इस केस में 3 महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर
आरोप लगाया था कि उनके साथ रेप हुआ, उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश हुई, लेकिन अब उन्हीं 3 महिलाओं में से एक ने केस वापस ले लिया है। यहाँ तक कहा गया है कि बीजेपी वालों ने खाली कागज पर साइन करवा लिया था। अभी तक बीजेपी ने इस आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। भारतीय चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हमने उन्हें बताया है कि कैसे संदेश खाली घटना बीजेपी द्वारा रची गई एक साजिश थी ताकि झूठे बलात्कार के बयान दिए जाएं। संदेश खाली में कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये सब झूठ है। महिलाएं अब कह रही हैं कि उन्हें पैसे दिए गए और उन्हें कहना सिखाया गया। ये सब भाजपा की साजिश है और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करे और पुलिस को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और वीडियो में दिख रहे लोगों गंगाधर कोयल और शांति दोलुई को हिरासत में लेने का निर्देश थे। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी अब जाएं तो पश्चिम बंगाल से माफी मांगें। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम ने सीधे बीजेपी पर हमला किया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। एआईएमआईएम प्रवक्ता बारिश पठान ने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह के बयानों से 2 समुदाय में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने बुधवार को हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। नवनीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राणा को कहते हुए सुना जा रहा है कि 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ से आए और किधर गए। राणा ने कहा कि एक छोटा और बड़ा भाई है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमको सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। 15 सेकेंड पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को पता नहीं लगेगा कि कहां से आए और कहां गए। सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे हम लोगों को। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकेंड लगेंगे वाले बयान पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह समाज में नफरत फैला रहे हैं और स्वाभाविक है कि उनका कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो भी गलत है और नवनीत राणा ने जो कहा वो भी बेहद शर्मनाक है। इस सभी पीएम मोदी के इशारे पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। मैं ऐसा अनुरोध जारी करूंगा कि चुनाव आयोग से कि दोनों बयानों की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे? जैसा मुख्तार के साथ किया वैसा करेंगे या पहलू और अकबर के साथ किया जो करेंगे? बिल्कुल मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर कितनी इंसानियत बाकी है। कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपको बार बार कह रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों को पीछे धकेलने के लिए किसी को मैदान में उतारने की जरूरत होती है, वो ऐसा कर रहे हैं। ये हो गया है तेलंगाना चुनाव में, ये बहुत स्पष्ट हो गई है बात। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वो सीबीआई को राज्यों में जांच के लिए भेजती है। इस खबर को द हिंदू अखबार ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये बात स्वीकार की। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र हस्तक्षेप करता है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी वो अल्पमत में चली गई है। सरकार को समर्थन देने वाले 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने खुलकर कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हमने राज्यपाल को भी लिखा है। राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार है। कांग्रेस को यह कदम उठाना है। सरकार जो अल्पमत में आ चुकी है उस पर कांग्रेस के 30 और विपक्ष के लोग राज्यपाल को लिखकर भेजें। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि साल 2022 में भारत को दुनिया भर से 111 अरब डॉलर की धनराशि मिली है। एजेंसी के मुताबिक भारत 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला पहला देश बन गया है। ये पैसा प्रवासियों ने भारत में अपने दोस्तों या परिवारों को भेजा है। आज ट्विटर पर केएल राहुल ट्रेंड कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने एलएसजी के बुरी तरह हारने पर केएल राहुल से अपमानजनक व्यवहार किया। धन्ना सेठ गोयनका खेल भावना भूल गए। बड़ी बड़ी हार के बाद भी आज तक किसी मालिक ने ऐसी बेहूदी हरकत नहीं की। लानत है।
मंजू नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मित्रों ये तहजीब वाला पुराना लखनऊ नहीं है, ये नया लखनऊ है, बुलडोजर बाबा वाला। पत्रकार मानव गुप्ता ने कहा कि संजीव गोयनका जी आप बड़े आदमी हैं, अरबपति हैं, LSG के मालिक हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि इस तरह देश के एक बड़े खिलाड़ी का सरेआम अपमान करें। IPL में खिलाड़ी टीमों को अपने खेल बेचते हैं, इज्जत नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि राहुल को तत्काल प्रभाव से लखनऊ टीम छोड़ देनी चाहिए आत्मसम्मान के खातिर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गजा के रफा में कोई बड़ा अभियान शुरू करेगा तो अमेरिका कुछ हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा। बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल रफा की ओर आगे बढ़ता है तो हम वो हथियार सप्लाई नहीं करेंगे जो कि रफा जैसे शहरों के साथ निपटने के लिए मुहैया करवाए जाते रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बता दें, अब तक अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद इजराइल ने रफा में आगे बढ़ने की ओर जोर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।